नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 1 जनवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें लक्ष्य के साथ। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर होगा सेल ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि मिशन सागर 3 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज INS स्केल्टन किस देश के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचा। तो ऑप्शंस हैं वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा कंबोडिया में INS स्केल्टन पहुंचा है राहत सामग्री लेके। 15 टन आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचा। नवंबर में आई कंबोडिया में बाढ़ के कारण 8 लाख लोग प्रभावित हुए और इसके लिए 40 से अधिक लोगों की मौत भी हुई इस बाढ़ की वजह से। तो INS स्केल्टन का यह ऑपरेशन मिशन 3 का एक हिस्सा है जिसके तहत वह भारत के मित्र देशों को मानवीय सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही देखें तो कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसकी सीमा थाईलैंड, वियतनाम और लाओस से लगती है। इसकी राजधानी नोम्पे है और मुद्रा राइल है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 5 आइज खुफिया नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल किया जा रहा है। ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा जापान। 5 आइज 5 देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका का एक खुफिया नेटवर्क है। यह नेटवर्क उत्तर कोरिया और चीन के द्वारा उत्पन्न खतरों के जवाब के लिए एक सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था और अब जापान इसमें शामिल होने जा रहा है जो इसका छठा सदस्य होगा। चीन ने शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम उइगर अल्पसंख्यक लोगों की बड़ी संख्या में हिरासत में लिया और इसके साथ ही अमेरिका ने उइगर के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन पर कई प्रतिबंध भी आरोपित किए थे। अगर 5 आइज अलायंस पर नज़र डालें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहयोगियों ने शांतिपूर्ण युग के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए 1941 में अटलांटिक चार्टर जारी किया और इस चार्टर के मुख्य रूप से जो उद्देश्य थे या इस पर जो सिग्नेचर किए गए वो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। और 5 आई जो कि खुफिया संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। ये 2 देश मुख्य रूप से UK और US समझौते के आधार पर कार्य करता है। इसी तरीके से देखा जाए तो 9 आइज एक संगठन भी है जिसमें 5 आइज के सदस्य और उसके अतिरिक्त फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड इसमें शामिल है। इसी तरीके से 14 आइज सदस्य देश भी हैं जिसमें 5 आइज के सदस्य और 9 आइज के सदस्य शामिल हैं और उसके अतिरिक्त देखा जाए तो जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इटली और स्वीडन भी इसमें शामिल है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। तो पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से द एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में स्थित विरासत स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना है और पर्यटन के अनुकूल बनाए रखना है। इसके साथ ही अभी हाल ही में देखा गया इस परियोजना के अंतर्गत कि देश भर में 25 स्थलों को स्मारक मित्रों के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया जिन्हें स्मारक मित्र कहा जाता है। स्मारक मित्र किन्हें कहा जाता है? जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो अडॉप्ट करेंगी हेरिटेज को, विरासत स्थलों को, उन्हें स्मारक मित्र कहा जाता है। और यह एडॉप्टेशन जो होगा वो 5 वर्षों के लिए दिया जाता है निजी या सार्वजनिक कंपनियों को। स्मारक मित्र का चुनाव धरोहर स्थल पर सभी सुविधाओं के विकास के लिए बोली लगाने वाले की मंशा के आधार पर निरीक्षण और निगरानी समिति द्वारा पर्यटन सचिव और संस्कृति सचिव की सह अध्यक्षता
में किया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए तो इस परियोजना की शुरुआत जो की गई थी वो 27 सितंबर 2017 में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई थी और विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही यदि देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य योजनाएं जो भारत में चलाई गई हैं, देखो अपना देश, प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल, स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद की शुरुआत की गई है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को 6 माह के लिए बढ़ाया है। ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 यानी आफ्सा को नागालैंड में 6 माह के लिए बढ़ा दिया। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस दृष्टि अगर इस अधिनियम पर डालें तो इसका उपयोग अशांत घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में किया जाता है और इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या समुदाय के बीच विवाद के कारण राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जाता है। इन आधारों पर यदि किसी क्षेत्र में विवाद होता है और जिसकी वजह से वो क्षेत्र अशांत हो जाता है और उस आधार पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। फिर इसके बाद उस राज्य के राज्यपाल भारत के गजट में इसकी अधिसूचना जारी करने की शक्ति है उनके पास, जिसके बाद केंद्र सरकार वहाँ के नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बल वहाँ पर भेजती है। ये यदि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाता है तो इस स्थिति में कम से कम ये 3 महीने तक ये लागू हो सकता है और यह अधिनियम के द्वारा सशस्त्र बलों, राज्य व केंद्रीय पुलिस बल को उग्रवादियों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति, घर को नष्ट करने, छानबीन करने, यहाँ तक कि गोली मारने का भी अधिकार होता है और इन सब कार्यों को करते हुए किसी भी प्रकार से सुरक्षा बलों पर कोई मुकदमा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस स्पेशल पावर एक्ट के द्वारा इसको ये पावर प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है सुरक्षा बलों को। तो वर्तमान में आपसा ये 6 राज्यों में लागू है: असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। ये पूरे राज्य में लागू नहीं होते, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कुछ क्षेत्रों में लागू होते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो नागालैंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो और राज्यपाल यहाँ पर हैं RN रवि। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, S जयशंकर, V मुरलीधरन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा V मुरलीधरन। राज्य विदेश मंत्री V मुरलीधरन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप इसी नाम से ही ग्लोबल प्रवासी रिश्ता मोबाइल ऐप। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए भारतीय प्रवासी समुदायों को आपस में जोड़ना है और इस ऐप को विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने लॉन्च किया। और अगर अभी तक देखें तो भारत दुनिया भर में जो भारतीय प्रवासी हैं उनसे जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय के पास कोई प्रभावी संचार चैनल नहीं था। भारतीय प्रवासी और विदेश मंत्रालय आपात स्थिति के दौरान संचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते थे, जैसे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज़ किया करते थे। लेकिन अब विदेशी प्रवासी जो है मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं और जो पोर्टल है उसका उपयोग हमारे दूतावासों के द्वारा किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? नारायण राव, VK यादव, K सिवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा VK यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और CEO VK यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही देखें तो उन्हें यह पुरस्कार रेलवे में आधुनिकीकरण और विभिन्न सुधारों के क्रियान्वयन के लिए उनके योगदान के लिए मिला है। एक दृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर डालें तो यह एक बहुविषयक इंजीनियरिंग संस्थान है जिसे औपचारिक रूप से द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1871 में की गई और यह 150 देशों में 1,68,000 से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है और ये संस्थान अपनी इस वर्ष
150वीं वर्ष मना रहा है, स्थापना के 150 वर्ष मना रहा है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन में मंजूरी दी है। भूटान एक लैंडलॉक देश है और इसकी सीमा तिब्बत, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके साथ ही देखा जाए तो इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू, और मुद्रा नोंगत्र्युम इसकी मुद्रा है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे त्शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? भूटान के। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? ऑप्शन है सूरत, राजकोट, गांधीनगर, पालनपुर। तो इसका आंसर होगा राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी और उन्होंने इसके बाद ये उम्मीद जताई कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान भी चलेगा। वहीं देखा जाए तो इस आधुनिक एम्स में 750 बिस्तर होंगे, जिसमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था और अब डॉक्टर के सिवन 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। देखा जाए तो के सिवन तमिलनाडु के मूल रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आते हैं और ये अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं और इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के योगदान के सहयोग से हुई और उसका इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलते वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कुछ इस प्रकार के निम्न में से कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीतकर टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो न्यूजीलैंड पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आई है और ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ 116 रन के साथ दूसरे स्थान पर अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारतीय टीम 115 अंकों लेकर तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर इंग्लैंड है जिसके 106 अंक हैं और 91 अंकों के साथ श्रीलंका टीम 5वें स्थान पर बनी हुई है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो लक्ष्य के साथ बढ़े, लक्ष्य की ओर अपने। धन्यवाद।